नमस्कार, आदाब, मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं जलतल टाइम्स। आज खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे हरियाणा चुनाव पर जो अभी हाल में संपन्न हुए, उनसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव पर, उनसे बात करेंगे यूपी की उपचुनाव पर, उनसे बात करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर। तो हमारे साथ जावेद अंसारी मौजूद हैं। जावेद अंसारी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद, चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, जल थल का। और आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, लोगों की हकीकत, लोगों की सच्चाई से रूबरू कराते हो। इसके लिए आपका, आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। जावेद अंसारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे हरियाणा को लेकर के। हरियाणा में आपकी पार्टी बड़ी उत्साहित थी और बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि वन साइड जीत रहे हैं, 2/3 में आप और 1/3 में जो है बीजेपी को बता रहे थे। लेकिन ये उलटफेर कैसे हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या रहा? देखिए, हरियाणा का जहाँ तक ताल्लुक है, हरियाणा में मेरी समझ में ये है कि पार्टी ने जितना वोट परसेंटेज पुराने चुनाव के मुकाबले अभी गेन किया है, लगभग 10% गेन किया है। 10% का मार्जिन अच्छा होता है और परसेंटेज वाइज लगभग 39-39% भाजपा के साथ रहे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मैनेजमेंट में कुछ न कुछ कमी रही होगी, उसकी समीक्षा चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। वो जो भी उचित होगा, जो भी जवाबदेह होगा, उसको जवाब देना होगा। वो विनेश फोगाट जी, जब उनके साथ प्रकरण हुआ ओलंपिक में और वो हरियाणा पहुंची, वहां से मीडिया के कुछ साथियों ने चुनाव का रुख थोड़ा सा बदल दिया। असल में वहां पर कई सारे मुद्दे थे। वहां पर मुद्दा था नौजवानों का, वहां पर मुद्दा था किसानों का, लेकिन मीडिया ने इस तरह हाईलाइट किया कि सिर्फ विनेश फोगाट वैसे बीजेपी बना दिया। तो ये कुछ ना कुछ बीजेपी के साथ, जिसे आप, हम और हमारा देश गोदी मीडिया कहता है, उनका भी एक गेम है। दूसरी बात, हरियाणा चुनाव के संदर्भ में भाई ये है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हो और मीडिया चुनाव आयोग के रिजल्ट को दिखा रहा हो। क्योंकि चुनाव आयोग का यह है कि अगर अब तीसरे राउंड की, चौथे पांचवें राउंड की गिनती हो चुकी है, चुनाव आयोग 1.5-2 घंटे बाद में अपडेट करता है। तो एक परसेप्शन बनाया गया। परसेप्शन इसलिए बनाया गया ताकि सरकारी अधिकारियों पर, डीएम पर, एसपी पर एक दबाव बने। जो सीट कम मार्जिन से जीतने वाली थी, उस सीट को सरकार के तंत्र द्वारा जीत लिया गया है। आप इसे बता रहे हैं कि सरकार के तंत्र द्वारा बीजेपी ने सीटें जीत ली और अपनी सरकार बना ली। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे ला करके और कुमारी सैलजा को पीछे धकेलने का काम किया गया, इसके कारण ये जो है रिजल्ट जो है आपके अपोजिट गया? देखिए, आपकी बात एक तरीके से ठीक है, मैं सहमत हूं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो वो हुड्डा परिवार है। वो दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा जी हो, दोनों सम्मान्य हैं। दोनों ने पूर्व में भी चुनाव कांग्रेस को जिताए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, जितना सम्मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कुमारी शैलजा को देना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो उचित सम्मान उन्हें भूपेंद्र हुड्डा जी द्वारा नहीं दिया गया। बाकी राहुल गांधी जी और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने हमेशा हर नेता को सम्मान दिया है, आगे भी देते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से था और आपका गठबंधन जीतने में वहां कामयाब रहा, लेकिन आपका नंबर वहां पर बहुत डाउन चला गया। इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, ये विडंबना है कि सब कहते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल ठीक, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करो, या कोई भी, आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी अगर बात करोगे, तो अलायंस में हमेशा अलायंस का धर्म निभाने के लिए कांग्रेस आगे आती है। हमेशा हमें हारने वाली सीट मिलती, उसके बावजूद भी बधाई है, वहां पर उमर अब्दुल्ला ने ओथ ले ली है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है उनका और वो काम भी कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मंत्रालय के। हम चाहते हैं कि देश में
आपसी भाईचारे का माहौल बना रहे, सांप्रदायिक ताकत हमेशा कमजोर होती रहे, ये हमारी चॉइस है। हमारी चॉइस सत्ता में रहना कभी नहीं रहा। जावेद जी, मैं फिर लौट कर आता हूं। आपने एक बात कही कि अलायंस की, क्या कांग्रेस को हरियाणा में भी एक ये स्टेप गलत रहा? मेरा अपना एनालिसिस है कि वहां पर आम आदमी पार्टी को अगर साथ में ले लिया जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। आपका इसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ना काडर है, ना उनके पास वोट है, ना कोई एक लोकल लीडरशिप है। वो मेरा मानना नहीं है कि हम अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में चले जाते तो शायद कुछ बदल जाता। शायद कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वहाँ कई सारे फैक्टर हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी बहन जी गई, एक पार्टी के साथ वहाँ पर गठबंधन किया, उन्होंने कुछ एक वोट अपने पास लिया, लगभग 1 से 1.5%। 1.5% वोट शेयर आपका आम आदमी पार्टी का वहाँ पर आया है। एक सांसद महोदय हमारे क्षेत्र के चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी गए, उन्होंने भी किया। तो ये ठीक है, आपका समझ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। नवंबर में चुनाव होने हैं और परिणाम भी नवंबर में आएगा। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती में भी कुछ खटास सी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। तो हालांकि एक बात ये भी सामने निकल करके आई है कि एक सीट कांग्रेस को मिल रही है। उसमें ज्यादा जानकारी आपको होगी क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। तो क्या यहाँ पर 10 सीटों पर गठबंधन होना संभव है? यहाँ यहाँ भी अलग अलग लड़ने का विचार है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि हम अलग लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे। जहाँ तक आपने एक सीट कहा, मेरी जानकारी में ये है कि हमें 2 सीट ऑफर की गई है और हम उसमें लगभग 4 सीट चाहते थे। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी तमाम 9 की 9, 10 की 10 विधानसभाओं पे संविधान बचाओ महासम्मेलन कर चुके हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है, आज का जो गोल है कांग्रेस का, वो सिर्फ गोल है कि हमें अपने संविधान को बचाना है। संविधान को अगर बचाएंगे तो इस देश की 95% आबादी सुरक्षित होगी। अगर गठबंधन होता है तो 10 में से कितनी सीटें आपका गठबंधन जीतेगा? देखिए, 10 में से कितनी गठबंधन, 9 सीट पे चुनाव है, 10 हाँ। सीट पे चुनाव नहीं है। अभी 10 एक पेंडिंग है। एक पेंडिंग है, क्योंकि उसका डिसीजन अभी पेंडिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लगभग 7 से 8 सीट पर मजबूत स्थिति में होंगे। 7 से 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में होंगे। झारखंड में चुनाव की तारीख साथ साथ ही है, उपचुनाव के। और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में और झारखंड में भी कहीं ऐसा ना हो कि यही खेला हो जाए जो हरियाणा में हुआ है। हाँ, झारखंड में हमारा अलायंस लगभग लगभग नहीं बल्कि कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है 2 दिन पहले जेएमएम के साथ कांग्रेस की। तो वहाँ सीट बंटवारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक मुझे आज जानकारी है कि आज या कल सुबह 11 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में होगी। लगभग 105 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 95 सीट शिवसेना लड़ेगी और लगभग 85 सीट एनसीपी शरद पवार ग्रुप लड़ेगा। और बाकी जो सीटें बची हुई हैं उसमें अभी विचार किया जा रहा है। 4-5 सीट है, क्योंकि समाजवादी एक हमारी मजबूत अलायंस है, शायद उनके साथ जाए या किसी साथ जाए, उसका थोड़ा सा कल तक वेट कीजिए, कल तक आपको स्थिति साफ हो जाएगी। दोनों राज्यों में आप क्या मान करके चल रहे हैं कि आपका गठबंधन जीत रहा है? देखिए, अब जीतने की बात है। महाराष्ट्र की स्थिति हरियाणा से अलग है और हरियाणा की स्थिति झारखंड की स्थिति हरियाणा से अलग है। झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। झारखंड की स्थिति पूरी अलग इसलिए है क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बीजेपी ने जेल में डाला। जेल में डालने के बाद उन्होंने एक चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब वो वापस आए तो चंपई सोरेन जी पकड़े गए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मिलते हुए, इसलिए जेएमएम ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बहरहाल वो उनकी पार्टी का अपना मामला है, लेकिन वहां आदिवासियों को जितना प्रताड़ित इस भाजपा या एनडीए सरकार ने किया है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक भाई भाजपा की सांप्रदायिक ताकत को कभी झारखंड में जीतने नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि वहां 2 क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर एक अलायंस बनाया गया।
मैं बात कर रहा हूँ अजीत पवार जी की। अजीत पवार जी को हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहा करते थे कि चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। वो पता नहीं कैसी चक्की पीसी कि वो उन्हीं के दल में शामिल हो गए। अब वो बिल्कुल वाइट हो गए। दूसरे थे शिंदे जी। शिंदे के साथ में जितने भी विधायक शिवसेना छोड़ के नया एक दल बनाने में गए थे, सबके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया। अब लोकसभा चुनाव में आप आइए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहां से 48 लोकसभा की सीटें आती। 17 पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, 13 में जीतने पर कामयाब हुई। मतलब 48 में से 30 सीटें, 31 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली और बीजेपी और उनके साथी बहुत डाउन हो गए। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं और वो अच्छा फैसला करेंगे। असल में बीजेपी ये चाहती है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, उस कैपिटल को शिफ्ट करके अहमदाबाद कर दिया जाए। मुझे लगता है वो बड़ी अस्मिता वाले लोग हैं, शिवाजी महाराज जी के वंशज हैं, वो ये अन्याय कभी नहीं सहेंगे। और मुझे लगता है वहाँ महाविकास अघाड़ी पूर्ण बहुमत के साथ बिल्कुल कंफर्टेबली मेजोरिटी में आएगी और सरकार बनेगी। बहुत 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 धन्यवाद जावेद अंसारी जी। ये थे हमारे साथ जावेद अंसारी, पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष। बता रहे थे कि कांग्रेस और उनका गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है, झारखंड में भी उनकी सरकार बनने जा रही है और हरियाणा पे भी वो उनकी पार्टी मंथन कर रही है। और यूपी उपचुनाव को लेकर के उनका कहना है कि यूपी उपचुनाव में उनका गठबंधन जो है 7 से 8 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए है, यानी कि जीतने की ओर है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए आगे की खबरों के लिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो, आगे की खबरें आपको मिलते रहेंगी। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक।